हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी को मिलती है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बहुत ही गहन विश्लेषण और एक बेहतरीन एक्यूरेट जानकारी। तो ऐसे ही एक और रिक्रूटमेंट लेकर आ चुके हैं। आज ये रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा आपको एम्स की तरफ से, यानी एम्स और अलाइड इंस्टीट्यूट्स के अंदर एक कॉमन रिक्रूटमेंट वैकेंसी निकाली गई है। तो उसमें इंजीनियरिंग संकाय के लिए क्या क्या वैकेंसीज हमको देखने को मिलती है और आप सभी स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक पूरे किए हैं, डिप्लोमा पूरी किए हैं, उन सभी के लिए कुछ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलती है। तो उनको हम लोग स्पेसिफिकली चेक करेंगे। वैसे मेजोरिटी ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखते हो तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन हमारे यानी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स रिलेटेड जो वैकेंसीज यहाँ पर इस कंबाइंड वैकेंसी में, इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलती है, उसको हम लोग यहाँ पर चेकआउट करेंगे। तो देखेंगे क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से फॉर्म फिलिंग का प्रोसीजर रहने वाला है, कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रखने वाला है। तो जल्दी से जल्दी अच्छे से इस पूरे वीडियो को सुनिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि पूरा नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिस नंबर 355 है, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है, डीआरए है फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और बॉडीज। तो चेकआउट करते हैं। इस फॉर्म फिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले मेंशन कर रखी है। अगर सबसे पहले लास्ट डेट की बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो फॉर्म फिलिंग की आखिरी डेट रहने वाली, लास्ट डेट रहने वाली है 2 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो उससे पहले आपको फॉर्म फिलिंग भी करनी है, फॉर्म फी भी पे करनी है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना, सब चीजें आपको शाम 5 बजे से पहले 2 दिसंबर 2025 से पहले फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, ये एक चीज क्लियरली मेंशन्ड है कि फॉर्म में कोई भी चेंजेस आपको बेसिकली एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। तो जो फॉर्म आप भर रहे हो पहली बार में, वही आपको अच्छे से भरना है। ठीक है, तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ डिटेल एडवर्टीजमेंट बेसिकली एडवर्टीजमेंट आया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 14/11/2025 से शुरुआत हो चुकी है, और वहीं पर इसकी आखिरी डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की वो 2 दिसंबर 2025 है। ठीक है, तो 14 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में ये फॉर्म फिलिंग वैलिड है। ठीक है, जो एनएससी डालनी पड़ेगी, कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट पीएसयूज ऑटोनोमस बॉडी में या गवर्नमेंट से फंडेड किसी भी इंस्टीट्यूशन में वर्क कर रहे हैं, तो इनको जो एनओसी सबमिट करनी है वो 6 दिसंबर 2025 से पहले करनी होगी, यानी 4 दिन का और अतिरिक्त समय इन्हें दिया गया है। ठीक है, एनओसी सबमिट करने के लिए। ठीक है, डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस इनटू अपीयरिंग फॉर एग्जामिनेशन 8 तारीख तक जो भी चेंजेस होना है ये सब आपको डालने हैं। उसके बाद 8 तारीख को आपके फॉर्म की स्टेटस आपको दिखा देंगे, उसके बाद में इसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे। एडमिट कार्ड बाद में इशू कर दिया जाएगा। सीबीटी की डेट इन्होंने 22 से 24 दिसंबर के बीच में रखी है। ठीक है, तो 6 दिसंबर तक तो आपका 2 दिसंबर तक तो फॉर्म ही है, और उसके करीब आप मान लीजिए 20 से 22 दिन बाद आपका पेपर इन्होंने कंडक्ट करवाने का सोचा है, तो उससे आप मान सकते हैं एडमिट कार्ड कुछ हफ्ते भर पहले आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जिन ब्रांचेस में स्किल टेस्ट की जरूरत होती है तो उनके लिए डेट्स बाद में नोटिफाई कर देंगे। वैसे अच्छी बात यह है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है उनके लिए कोई स्किल टेस्ट जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो ये जो फॉर्म है इसकी फी कितनी रखी गई है? जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपए, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 2400 रुपए, और जो डिसेबिलिटीज पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, पीडब्ल्यूडीज है, उनके लिए फी एग्जाम्प्ट कर दी गई है। ठीक है, ये भी चीज क्लियर रखा गया है कि जो एक से ज्यादा ग्रुप में अप्लाई कर रहे हैं उनको सेपरेटली अलग अलग ग्रुप के लिए बेसिकली अलग अलग फी पे करना होगा। यानी आप सोचते हैं कि एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए आप यहां पर एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, बट सेपरेट एप्लीकेशंस आपको देनी होगी, यानी हर वैकेंसी के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फी पे करना होगा। ठीक है, द कैंडिडेट कैन पे द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ्री थ्रू डेबिट कार्ड, और ये सब कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सभी के थ्रू आप लोग जो है यहाँ पर फॉर्म फी पे कर सकते हो। ठीक है, एक चीज और क्लियरली कर रखी है कि जो एप्लीकेशन फी है एससी एसटी कैंडिडेट्स की जो कि एग्जाम में अपीयर करते हैं विल बी रिफंडेड इन द सोर्स अकाउंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये चीज क्लियर कर रखी है, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनसे फी तो ले रहे हैं, लेकिन जब वो एग्जाम में अपीयर कर जाएंगे तो उनकी फी उनको वापस रिफंड कर दी जाएगी जिस सोर्स अकाउंट से वो फी ली गई थी। ठीक है, तो जब भी फाइनल रिजल्ट आएंगे उसके बाद दिया जाएगा।
ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया, सीबीटी टू 22 से 24 दिसंबर 2025 के लिए टेंटेटिवली इन लोगों ने प्लान कर रखा है, लेकिन आपको 10 दिन से कम नोटिस में चेंज भी कर सकते हैं डेट्स। ठीक है, तो जब चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर का होने वाला है सभी मेजर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एटलीस्ट एक सेंटर रखा जाएगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं बता रखी कि यहाँ पर एग्जाम कराएंगे या नहीं कराएंगे। ठीक है, अगर 500 से भी कम एप्लीकेशन आते किसी स्पेसिफिक पेपर के लिए तो उसका एग्जाम जो है दिल्ली में कंडक्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड 3 दिन पहले दे दिया जाएगा रेस्पेक्टिव पोस्ट ग्रुप के लिए, लेकिन सिटी इंटीमेशन आपको 1 हफ्ते पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पैटर्न की बात करते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होने वाला है वो यहाँ पर एक सिस्टम रखा गया है आपके शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। तो जो भी फॉर्म फिलिंग आएगी सीबीटी के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ड्यूरेशन जो रहने वाला एग्जामिनेशन का वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट रखा जाएगा, जिसमें आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे 400 मार्क्स के। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन के 4 नंबर है आपके पास। ठीक है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक सही होगा। अब इन 100 एमसीक्यू में से 20 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन सब चीज़ों से रिलेटेड होगा। यानी उसमें तीन टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जीके के मिल जाएंगे, एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो 20 क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। बाकी 80 क्वेश्चन आपके डोमेन के होंगे, यानी आप जिस ब्रांच से हो उस ब्रांच के आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस के रिगार्डिंग को जो बहुत ज़्यादा बातचीत इन्होंने कर नहीं रखी है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है सेक्शनल है। सेक्शनल क्यों है? जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को क्लियरली कह रखा है, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस ऑफ 18 मिनट्स ड्यूरेशन। यानी हर सेक्शन में 20 सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, 5 सेक्शन है तो 100 क्वेश्चन टोटल हो गए और हर सेक्शन में आपको 18 मिनट ही मिलेंगे। यानी ऐसा हो सकता है किसी सेक्शन में आपने जल्दी कर लिया तो उसके टाइम का आप वापस यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो टोटल आपको जो टाइम मिलने वाला उसको 18 मिनट के 5 अंतरालों में बांटा गया, तो एक सेक्शन के 18 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये फिक्स है। ठीक है, ईच सेक्शन विल अपीयर 1 by 1 ड्यूरिंग द 90 मिनट्स ड्यूरेशन एट वन टाइम ओनली। Access to visible or active part to view answer will be disabled after lapse of set duration. The next section will be automatically activated and so on. ठीक है, तो ये चीज फिक्स है। आप वापस किसी दूसरे सेक्शन में जा नहीं सकते। एक बार एक सेक्शन पूरा हो गया, 18 मिनट की अवधि पूरी हो गई, तो उस 18 मिनट में ही आपको 20 सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है, अगर उसमें से कुछ क्वेश्चन छूट गया तो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ क्वेश्चन बच गए तो उसको वापस देख नहीं सकते आप। ठीक है, तो 18 मिनट खत्म होती है, नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। तो ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है, इस हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो वापस से आप सेक्शंस के बीच में स्विच नहीं कर सकते, उस चीज का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन का जो मीडियम है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल आने वाला है आपका। ठीक है, ठीक है, तो आपको बताया जैसे 100 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहना है, तो 400 मार्क्स का एक पेपर हो जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आपके पास एक नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यानी +4 -1। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रखा गया अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% रखा गया ओबीसी के लिए और 30% रखा है SC ST कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो 30% का मिनिमम पासिंग मार्क्स रखे गए। ठीक है, चलिए तो सिलेबस और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर 80 क्वेश्चन की बात हो रही है, 20 क्वेश्चन सबके फिक्स ही है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, तो सबसे पहले एक जेई सिविल की पोस्ट देखने को मिलती है। सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट्स इसमें एप्लीकेबल रहेंगे। कोई स्किल टेस्ट नहीं है, आपका जो पेपर रहने वाला है इंग्लिश में रहने वाला है। ठीक है, दूसरा हमारे लिए काम किए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। कोई स्किल टेस्ट नहीं है और इंग्लिश में पेपर रहने वाला है। ठीक है, उसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर AC&R या फिर असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर AC&R या फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इन सब के अंदर आपके पास इंग्लिश में पेपर रहने वाला, कोई स्किल टेस्ट नहीं है। उसके अलावा अगर आप चलते हैं बाकी हमारे काम की और कौन कौन सी वैकेंसीज है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं प्रोग्रामर की। तो यहाँ पर कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्रामिंग यानी CSE के स्टूडेंट्स वो सब यहाँ पर एप्लीकेबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर स्किल टेस्ट भी है प्रोग्रामर में। ठीक है, स्किल टेस्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, एक बेसिक सा टेस्ट रहेगा, लेकिन वहाँ पर आपको टाइपिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इनके पास करने होंगे एज अ प्रोग्रामर। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स वगैरह एलिजिबल है। कोई स्किल टेस्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है।
ठीक है। उसके अलावा सेफ्टी इंजीनियर्स, तो सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग आपने कर रखी तो वो स्टूडेंट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें स्किल टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट आपको जिन ब्रांचेस में है उन्हीं में एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। और जिन चीज़ों में स्किल टेस्ट मेंशन्ड है तो वहाँ पर जो प्री से क्वालिफाइड लोग होंगे, यानी रिटन टेस्ट से जो लोग क्वालिफाई करेंगे वहाँ पर उनका स्किल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल टेस्ट के अंदर बेसिकली कंप्यूटर टाइपिंग स्किल सेट होगा, आपकी स्पीड देखी जाएगी, एक्यूरेसी देखी जाएगी, ये सब चीज़ों के लिए आपको डिटेल नोटिफिकेशन में आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें चेक करने वाले, लेकिन केवल और केवल प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए वो स्किल टेस्ट है, बाकी इंजीनियरिंग की किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं रखा गया है, ठीक है। तो सीबीटी के रिजल्ट्स के बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सीधा डीवी का स्टेज आएगा, तो इसमें 1 स्टेज का आपको एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है। ये चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है कि बिना एनओसी, जो भी अगर सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं में वर्क कर रहे हैं, बिना एनओसी सबमिट किए, जिस दिन डीवी है उस दिन तक अगर आपका एनओसी नहीं है, ठीक है, आपने जब फॉर्म फिलिंग करी 8 तारीख तक एनओसी का टाइम दे रखा था, तो वहां तक अगर आपने एनओसी सबमिट नहीं किया तो आपका कैंडिडेट है वैसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगेन बिना गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में अगर वर्क कर रहे हैं तो बिना एनओसी के आपका फॉर्म वैसे भी कैंसिल कर दिया जाने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अगर अपन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्या चाहिए अपने को, सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आप देखते हो तो एम्स भोपाल में वैकेंसी निकली है, और उसी के साथ साथ एम्स रायबरेली में, 2 अलग अलग एम्स में यहाँ पर वैकेंसी है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, पे लेवल यहाँ पर 6 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग और किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और डिजायरेबल क्वालिटीज दे रखी 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, यानी अगर आपके पास 2 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में आपने कहीं पर भी सिविल का प्रोजेक्ट कोई अंडरटेक किया है तो प्रेफरेंस आपको दी जाएगी, ठीक है। और या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स विद 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास ये क्रेडेंशियल्स है तो भी आप एलिजिबल है, ठीक है। सेम गोज फॉर जेई इन एम्स रायबरेली, सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पर भी देखने को मिलता है, 5 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस और डिग्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज कि जब डिग्री में बात कर रहे हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, डिजायरेबल है, बट इट इज नॉट कंपलसरी। डिप्लोमा में 5 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ओके, दोनों में डिफरेंस है। फिर अगर बात करें जेई इलेक्ट्रिकल की, तो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्स भोपाल में, एम्स मंगलगिरी में, एम्स रायबरेली में और एम्स विजयपुर में, ये 4 जगह पर ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। एज लिमिट सब जगह 30 साल की है, पे ग्रेड 6 है, और रिक्वायरमेंट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो फिक्स है कि अगर आपके पास बी.टेक का डिग्री है इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो आप एलिजिबल है। बी.टेक के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी नहीं है, लेकिन डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं तो 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्पेशली इन अ हॉस्पिटल एनवायरनमेंट, इट इज व्हाट, कंपलसरी, नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। बीटेक में प्रेफरेबल है, लेकिन डिप्लोमा के अंदर आपके पास कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, जेई इलेक्ट्रिकल आपको बेसिकली CAP FIMS यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहाँ पर भी आपके पास इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। यहाँ पर आप देखते हो तो 18 to 30 ईयर्स, रिलैक्सेबल अप टू 40 ईयर्स इन केस ऑफ एम्स। अगर यहीं के अगर एम्प्लॉयज़ है तो वहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ 40 साल, यानी 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, बाकी सेम है। यहाँ पर एसेंशियल्स अगर आप देखते हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल क्या, एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वर्क, ठीक है। Applicant holding higher certificate AMI to also apply section, however would be subjected to scrutiny by screening committee. All qualification including degree AMI should be from institute recognized by AICTE and MHRD, ठीक है। तो ये क्लियर कर रखा है, जिनके पास हायर डिग्री होगी उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जा सकती है। अगर वैकेंसीज बेसिकली फॉर्म्स कम आए तो उनको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन अगर उनसे बेहतर अगर कोई क्वालिफिकेशन वाला होगा तो उनको पहले प्रेफर किया जाएगा, तो स्क्रूटनी की जाएगी, वो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर AC&R या जूनियर इंजीनियर AC&R या फिर जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की,
तो यहाँ पर आप देखिए, अगर AC&R की आप देखते तो पे लेवल 7 दे रखी है यहाँ पे, और एज लिमिट भी 35 साल है। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएट इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 years एक्सपीरियंस इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट्स प्रेफरेबली इन हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से ग्रेजुएट लोग जो है बीटेक की डिग्री जिनके पास है, जिनके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है, वो अप्लाई कर सकते हैं किसके अंदर, AC&R में AE के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। ठीक है, वहाँ 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यानी 35 साल की आपको एज लिमिट देखने को मिल रही है। वहीं पर JEE के लिए अगर अपन बात करेंगे एम्स भोपाल में, एम्स रायबरेली में, तो यहाँ पर अगेन आपको सेम क्वालिफिकेशन जो आपने पहले देखी है वही आपको देखने को मिल रही है, बट एक्सपीरियंस के एरियाज चेंज हो गए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। AC एंड रेफ्रिजरेशन के लिए आपके पास ये पोस्ट है, तो इसलिए इसमें आपको एक्सपीरियंस भी उसी फील्ड का चाहिए। ठीक है, फिर एम्स रायपुर में और पेस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में देखेंगे आप, तो JEE मैकेनिकल की पेस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी है। यहाँ पर आपको BE टेक चाहिए मैकेनिकल में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, या इक्विवेलेंट में। ठीक है, यहाँ पर आपको सिमिलर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, या फिर इसके अलावा जो आपको मैंने अभी बोला BE BTech डिप्लोमा के स्टूडेंट्स पे अगर इन ब्रांचेस में 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ हैं, दे आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है, उसके आगे चलिए बेटा, उसके आगे अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलती है जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन की। ठीक है, ये वैकेंसी आपको मिल रही है पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। ठीक है, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, पे लेवल 6 है यहाँ पर। इसमें आपको BE BTech चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपकी है BE BTech आपकी इनमें से किसी भी ब्रांचेस में तो आप एलिजिबल है, या फिर डिप्लोमा है इन सभी ब्रांचेस में से किसी एक के अंदर विद 2 years एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मेंटेनेंस ऑफ बायो प्रोसेस इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। तो डिप्लोमा में 2 साल का एक्सपीरियंस और BTech के अंदर आपके पास इन्हीं ब्रांच में से किसी में डिग्री है तो आप लोग एलिजिबल है। ठीक है, तो ये कुछ जॉब वैकेंसीज है जो आपको देखने को मिलती है, जिसमें इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े बच्चे फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जैसे बायोमेडिकल के स्टूडेंट्स वगैरह है तो वो सब के लिए भी और वैकेंसीज मिल जाएगी, लेकिन मैंने उनको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। बाकी जो BTech करता है बायोमेडिकल वगैरह में उनके लिए और वैकेंसीज है, लेकिन अगेन मैंने यहाँ पर कोर इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस है उनसे रिलेटेड ये वीडियो बनाया, तो अगेन यहाँ पर आपको उनका उल्लेख देखने नहीं मिलेगा। टोटल आप देखेंगे तो 100 पढ़ने का पूरा नोटिफिकेशन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। बायोमेडिकल से रिलेटेड जो है उनके लिए काफ़ी वैकेंसीज है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी की बात करें पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अंदर इसकी वैकेंसी देखने को मिली, पे लेवल 6 है यहाँ पर। BE BTech चाहिए सेफ्टी एंड फायर में या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, या फिर BE BTech इन एनी ब्रांच विद डिप्लोमा PG डिप्लोमा इन फायर सेफ्टी एंड हैजार्ड मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया। तो आपने BE BTech किसी भी ब्रांच में किया, फिर डिप्लोमा या PG डिप्लोमा कर दिया है इनमें से दोनों में से किसी एक ब्रांच में, या फिर आपके पास डिप्लोमा फायर सेफ्टी और हैजार्ड मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में विद क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन फायर एंड सेफ्टी एनवायरमेंट सेटअप हैविंग हैंडलिंग ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, वाटर नेटवर्क्स, रिलेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, इमरजेंसी हैंडलिंग, फायर फाइटिंग, ऑपरेशन ऑफ फायर टेंडर, पंप हाउस एटसेट्रा इन लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। तो या तो केवल आप डिप्लोमा स्टूडेंट्स है फायर सेफ्टी और हैजार्ड्स में या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं तो आपका BE BTech किसी भी ब्रांच में, इन दोनों ब्रांचेस में से किसी एक में डिप्लोमा या PG डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BE BTech आपका इन्हीं में से फायर सेफ्टी एंड फायर या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में से आपका BE BTech किया हुआ, तो ये बच्चे एप्लीकेबल है जूनियर इंजीनियर सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगेन नंबर ऑफ वैकेंसीज आप पॉज करके देख सकते हैं। हमारे लिए जो काम किया वो नंबर में आपको बताता हूँ। आपको ये सब तो आपके पास जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो ये JEE सिविल की आप देख सकते हैं वैकेंसीज, अनरिजर्व्ड की एक, अनरिजर्व्ड की एक EWS की आपको मिलती है भोपाल के अंदर, टोटल 2 पोस्ट और ये 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल की देख सकते हैं तो टोटल आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी रायबरेली, विजयपुर, मंगलगिरी और भोपाल में, और CAP FIMS में टोटल 3 पोस्ट है। ठीक है, AC&R में देखते हो तो टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट भोपाल में, एक रायपुर के अंदर, एक रायबरेली में और 2 रायपुर के अंदर है। ठीक है, एक ये टोटल 1 पोस्ट है, बाकी सब JEE है। पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भी 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके अलावा हमारे काम की जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पर, और सेफ्टी में भी टोटल 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड। ठीक है,
तो ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है। तो हमने इस पूरे वैकेंसी में प्रोसीजर की बात करी, क्या आपके पास यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और अगर कोई वर्क क्वालिफिकेशन चाहिए तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में मैंने चर्चा करी। पेपर क्या रहने वाला है, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, वो सब डिस्कशन हुआ है। तो एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, एम्स में काम करने का एक सुनहरा अवसर है। हालांकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट यहाँ पर लिमिटेड है, लेकिन एक बेहतरीन आपके पास ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो भी बच्चे खुद को एलिजिबल मानते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। 2 दिसंबर आखिरी डेट है, अच्छे से याद रखिएगा। तो ऐसी और बेहतरीन रिक्रूटमेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इजी प्रेप के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।